ये नारा तो था मोदी सरकार के लिए, लेकिन अब शायद सबसे बड़ा इम्तिहान और रिपोर्ट कार्ड भी उस मोदी सरकार के लिए 2024 के लिए 2022 के नतीजे होने वाले हैं। और इसीलिए आज हमने इसका विषय रखा है, अब की बार किसकी सरकार। तो तालियों के साथ एक बार सभी का स्वागत कर दीजिए आप लोग। और मोहसिन रजा साहब, आप ही से पहला सवाल करूंगी। बहुत सारी चुनौतियां हैं, कोविड की दूसरी लहर ने कई सरकारों की पोल खोल दी है, इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिसमें हाथरस है, उन्नाव है, एक के बाद एक कई मुद्दे हैं जो इसी मंच से आज उठ रहे हैं। फिर भी आपको भरोसा है कि अब की बार आपकी सरकार, तो क्यों और कैसे? देखिए अंजना जी, आपने जो प्रश्न किया, क्योंकि कोविड को लेकर आपने पहला प्रश्न किया, तो कोविड में इच्छा शक्ति किसकी दिखाई दी? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने जिस तरह से हमारी सरकार ने अपना समर्पण दिखाया उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के लिए, इसी तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 130 करोड़ जनता के लिए क्या काम किए, ये सब ने देखें। अभूतपूर्व काम हुए हैं उत्तर प्रदेश से लेकर देश की सरकार तक, और उसका परिणाम 22 में सब देखेंगे। हम चुनाव मोड से कभी बाहर नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए समर्पित पार्टी है, भारतीय जनता के लिए काम करती है। हम किसी परिवार, किसी निजी स्वार्थ के लिए सरकार में नहीं आते हैं, इसलिए हमारे सामने कोई संशय या शंका नहीं है कि हम सरकार फिर से बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। ये वो लोग तय करें जो सरकार से बाहर हैं, और वो क्या कहकर सरकार जनता के बीच में जाएंगे ये वो बताएं जनता को। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार, गुंडाराज, बलात्कार क्या नहीं हुआ है। आप एक हाथरस और उसकी बात कर रही हैं। हमारी सरकार में, आदरणीय योगी जी की सरकार में तुरंत कार्रवाई हुई है, कानून का राज स्थापित हुआ है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, देश से लेकर उत्तर प्रदेश तक। तो हमने जो अभूतपूर्व कार्य किए हैं, हमें पूरा इत्मीनान है, पूरे यकीन के साथ हम कह सकते हैं प्रदेश की जनता ईमानदारी के साथ में अगर निर्णय करेगी तो हम प्रचंड बहुमत लेकर फिर से वापस सरकार में उत्तर प्रदेश में आएंगे। आराधना जी, एक बार शुरुआती कमेंट सबसे लेते हैं, फिर इलेक्शन मोड पे जरा इनसे पूछा जाएगा कि सरकार का इलेक्शन मोड में रहना कितना अच्छा है या कितना बुरा है। लेकिन आराधना मिश्रा जी, आप तलवार तानिए हाथ में, लेकिन जमीनी हकीकत तो कांग्रेस पार्टी को देखनी पड़ेगी ना। आप ही के क्षेत्र में 3 ब्लॉक, मैं पंचायत चुनाव की बात कर रही हूँ, 3 ब्लॉक आपके क्षेत्र में, आराधना मिश्रा के क्षेत्र में, दीपक सिंह एमएलसी के क्षेत्र में, अमेठी में 1। इसके अलावा आप पंचायत चुनाव में भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आप सपना देख रहे हैं कि असेंबली जीतेंगे। कैसे और क्यों? अंजना जी, मैं आपको शायद इन्फॉर्मेशन को मैं करेक्ट करना चाहती हूँ कि पंचायत चुनाव में लगभग 63 जिला पंचायत के सदस्य कांग्रेस समर्थित जीते थे। इसके अलावा कुछ और इंडिपेंडेंट थे जो बाद में कांग्रेस में शामिल हुए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि बहुत लंबा समय रहा है, हम सत्ता से बाहर हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, और ये जनता का विश्वास और अविश्वास की बात थी। हम सत्ता में नहीं रहे, पर इतना मुझे विश्वास है कि जितना काम प्रियंका जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में, जो हमारी नई टीम बनी है, हमारे अध्यक्ष हैं, हम सब लोगों ने जितना काम कोविड के काम समय किया, जितना हमने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए मेहनत की है, मैं इतना ही कहूँगी कि 2022 में कांग्रेस एक मजबूत विकल्प बन करके तैयार होगी। इससे ज़्यादा और कुछ समय बताएगा, इसको उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी इसका। इंद्रजीत जी, माइक उठाइए। 20 दिन योगी जी घूमे पूरा कोविड मैनेजमेंट के वक्त पर, और आरोप ये लगा कि अखिलेश जी तो उन दिनों दिखे ही नहीं। अब जब स्थितियां सामान्य हुई हैं तो उनकी भी साइकिल रैली निकल रही है। एएमयू जाने से लेकर अलग अलग जगहों पर उनकी उपस्थिति दिखी। तो कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है जमीन पर? देखिए, कोरोना काल को सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में कोरोना से बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हुए। और देश की सरकार तो कहती है 4 लाख मौतें हुई हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया कहता है कि 40 लाख मौतें जो है भारत में हुई हैं जो है, और लगभग 60 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं अंजना जी उससे। और कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश में रहना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को बनारस में रहना चाहिए, लेकिन वो लोग पश्चिम बंगाल घूम रहे थे और यहाँ उत्तर प्रदेश का ख्याल नहीं कर रहे थे। जो लाशों के लिए कफन नहीं मिल रहे थे, लकड़ी जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही थी जो है, टोकन के लिए मारा मारी थी जो है, और मुर्दों के ऊपर से कफन की चोरी हो रही थी जो है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? इन सब मुद्दों को लेकर के
समाजवादी पार्टी जाएगी जनता के बीच में, चाहे कोरोना का कोई प्रबंधन है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे आरक्षण का मुद्दा है, और इन मुद्दों को ले जा करके जनता के बीच में जाएंगे। और जहां तक अखिलेश जी की बात है, अखिलेश जी के निर्देश पर जगह जगह पर स्टॉल लगाए गए, खाना बांटा गया, जो है कोरोना के लोगों को जो है इंतजाम किया गया जो है, लेकिन सरकार विफल रही। सरकार 9,000 से 10,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन विदेशों को देने का काम किया, जो है 62 लाख वैक्सीन विदेशों में सप्लाई करने का काम किया, भारतवासियों के साथ अनदेखी करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है और अखिलेश जी का नाम याद कर रही है। अखिलेश जी की ही सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। जो अब जरा मायावती जी का रिपोर्ट कार्ड देखा जाए इन पिछले 10 सालों का। अखिलेश के वक्त पे तो फिर भी सक्रिय दिखती थी, अब सब आरोप लगाते हैं कि पता नहीं किन वजहों से उनकी सक्रियता ही नहीं दिखती। फिर कैसे चुनौती देंगी योगी को? अंजना जी, पहले तो आपके सभी आज तक के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और आज आपका विषय, चूँकि अब की बार किसकी सरकार, हम सीधे आपके सब्जेक्ट पे आते हैं। हम बहुत घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसलिए कि आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है कि अब की बार किसकी सरकार। आपको संभावना दिख रही है? अगर हम अपनी सरकार की बात करें तो हमारी सरकार क्यों आएगी, हाँ। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको ताज के बाहर निकालूंगा। आप एयरपोर्ट से आई हैं, एक बार केवल उत्तर प्रदेश में आप केवल लखनऊ को ले लीजिए। बहन सुश्री मायावती जी द्वारा कराए गए सारे कार्यों को आप लखनऊ से माइनस कर दीजिए। जितना काम उन्होंने लखनऊ में कराया, केवल अब इसलिए कि अभी आप ताज में हैं, ताज के बाहर में निकलेंगे वो चीजें दिखाई देंगी आपको। ऐसी ऐसी जगहों को सुसज्जित किया गया जहां पे पूरे शहर का कूड़ा आता था, और उस जगह को न कि अपनी निजी संपत्ति बनाई गई बल्कि राष्ट्र की संपत्ति बनाई गई। तो आपको अगर विकास पे अगर हमारी सरकार है तो आप हमें दिखा लीजिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विकास किसने किया है। पहला, विकास में हम आ गए, आप लखनऊ से देख करके फिर आप आगे हम आगे तुलना कर लेंगे। दूसरा, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या चाहिए? लैंड ऑर्डर चाहिए। लैंड ऑर्डर पे मैं बहुत विस्तृत एग्जाम्पल नहीं दूंगा, आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जिस समय यही राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का फैसला माननीय न्यायालय से आने वाला था, उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सहित कई तमाम जिन स्टेटों के लोग आते हैं, जिस दिन फैसला आना था उस दिन तमाम स्टेट के लोगों ने अपने अपने प्रदेश में बंदी कर दिया कि पता नहीं फैसला किसके पक्ष में आएगा। लेकिन आप उस बहन सुश्री मायावती जी को याद करिए, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, उत्तर प्रदेश में वहाँ न्यायालय है और उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम जन्मभूमि है। बहन सुश्री मायावती जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक पान से लेकर चाय तक की दुकान नहीं बंद होगी, फैसला जो भी आएगा माननीय न्यायालय का आएगा और फैसला सबको मानना पड़ेगा, चाहे जिसके पक्ष में आए। और फैसला आया और उत्तर प्रदेश में कहीं कोई बंदी नहीं हुई। ये लैंड ऑर्डर होता है। फिर हम क्यों नहीं सरकार में रहें, हम क्यों नहीं सरकार में आएंगे? तो 10 साल पुरानी बात हो गई सर, सब फ्लैशबैक में रह रहे हैं आप जी। हैं? हम 10 साल पुरानी बात फ्लैशबैक में जी रहे हैं कि तब ये काम किया था। इसीलिए अंजना जी, अभी की स्थिति क्या है, इसीलिए अभी कहाँ है वो? इसीलिए अंजना जी, मेरे लिए इतना बेहतर अब और हो गया है कि 5 साल लोगों ने समाजवादी पार्टी को देखा और 5 साल 4.5 साल लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को देखा। तो ये हमारी 23 करोड़ जो उत्तर प्रदेश की जनता है, इसको भी यह तीनों में तुलना करने में एक बड़ा अच्छा अवसर आया है कि हम अब तीनों में तुलना करें। 5वां साल का कार्यकाल सब लोगों ने देखा है। आज वो दिन लोग याद कर रहे हैं जब बहन सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री होती थी, उनके कार्यकाल का। तो ये एक अच्छा अवसर आया है। हमें गलतफहमी से लोगों को गुमराह करके हमें सत्ता से बाहर किया गया, लेकिन आज वो लोग पश्चाताप कर रहे हैं। और लोग पश्चाताप कर रहे हैं मोहसिन रजा साहब, पश्चाताप कर रहे हैं आपको वोट देकर। देखिए, अब हम क्या कहें, उमाशंकर जी हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन अब ऐसी पार्टी में हैं कि सुनना तो उन्हें पड़ेगा। सुनना इसलिए पड़ेगा क्योंकि वो ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जो पार्टी भ्रष्टाचार से पहले जब चुनाव में जाती है तभी शुरू कर देती है भ्रष्टाचार। अगर पूरे विश्व में और हिंदुस्तान के कोने कोने में जाना जाता है, वो इसीलिए जाना जाता है कि बहुजन समाज पार्टी तो पहले ही सबसे रखवा लेती है, बाद में भ्रष्टाचार के लिए आपको कहती चुनाव लड़ने जाइए। तो इसलिए ये पार्टी की तो हम बात करना नहीं चाहते, क्योंकि ये जनहित के लिए कभी कोई काम नहीं किए उन्होंने। दूसरा, अभी आपने जैसे हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे, तो कोई एक मुद्दा बता दें,
कोई एक चीज बता दे, मैं तो पूरा समय दे रहा हूं, आपके मंच पर दे रहा हूं, जी भर के कांग्रेस और सपा पहले अपने सवाल आपको नोट करा दे, फिर अकेले बोल के जवाब दूंगा। अगर एक जवाब से संतुष्ट ना हो तो जनता का निर्णय सामने आ जाएगा, जो सजा देना हो दे दीजिएगा। अरे वो कोविड सवाल पर करके मुझे वैक्सीन पर बताएं, सवाल क्योंकि पूछ इनके रहे हैं, पास सुनिए, वैक्सीन पे जवाब दीजिए इन्होंने ना। कभी आप दे देते हैं 20 लाख वैक्सीन, कभी 1000 में गिनती होती है वैक्सीन में, ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, पहली चीज इनके ही नेता ने कहा लोगों को गुमराह करने के लिए देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार की, आपके नेता ने लोगों में भ्रम पैदा कर दिया कि ये वैक्सीन भाजपा की, हम नहीं लगवाएंगे। मुझे लगता है कि सेकंड लहर में वो जो एक भ्रम था, उस स्थिति में तमाम हमारे साथियों ने, आम जन ने जिंदगी जो खोई, चाहे इनके नेता रहे हो, हमारे रहे हो, आपके हमारे मीडिया के साथी रहे हो, अगर कोई गुमराह होकर किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई तो उसके जिम्मेदार भी सपा के मुखिया ही हुए, क्योंकि आपने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे और हमारी सरकार आएगी तो हम ये वैक्सीन फ्री में लगाएंगे। लेकिन आपको आपके पिताजी ने एक संदेश दे दिया वैक्सीन लगवाकर कि पुत्र वैक्सीन लगवा लीजिए, अब सरकार वरकार आने वाली नहीं है, सुरक्षित हो जाइए। अंजना जी, अखिलेश जी ने वैक्सीन लगवा ली कि नहीं? अंजना जी, इसको साइलेंट कर दीजिएगा। ये जो साइलेंट अलायंस चल रहा है इसको एडिट करा दीजिएगा। बहुत ज्यादा ये बाहर चला गया तो जो साइलेंट अलायंस है ये बंद हो जाएगी। दोनों जी का जवाब साइलेंट अलायंस है। दरअसल अंजना जी, हाँ, अखिलेश जी ने वैक्सीन लगा ली सर। समाजवादी पार्टी कभी भी वैक्सीन के खिलाफ नहीं है और समाजवादी पार्टी तो बीजेपी की वैक्सीन क्यों ये बोली फिर? कहती है, समाजवादी पार्टी के नेता कह चुके हैं, माननीय अखिलेश जी भी कह रहे हैं वैक्सीन लगवाना चाहिए, माननीय नेताजी ने भी लगवाया। वैक्सीन इनके पास है ही नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश वैक्सीन नंबर 1 पर है। मैं आपको बता दूं, जो है मेरे पास आंकड़े हैं 24%। प्रभु एक सेकंड, अंजना प्लीज जी, डू नॉट डिस्टर्ब द गेस्ट्स प्लीज। अंजना जी, यहाँ के लोगों को बोलने दीजिए। 24% लोगों को वैक्सीन उत्तर प्रदेश में लगी है, केरला 47% पर है, गुजरात 45% पर है, दिल्ली 46% पर है। अब आप भी डोरा पीट रहे हैं, आप भी डोरा आप ही ने चुनौती दी थी कि सवाल पूछे। वैक्सीन लगा। उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है वैक्सीनेशन को लेकर, और हम इनको पूर्ण विश्वास और प्रदेश और देश की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि देश की सरकार ने तय किया है कि हम दिसंबर तक सबको वैक्सीनेट कर देंगे इस कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने साफ कर दिया है कि हम दिसंबर तक सबको वैक्सीनेट करके सुरक्षित कर देंगे। हम कोरोना की जंग को लड़कर जीतेंगे, देशवासी जीतेंगे, ऐसा संकल्प भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, हम उसको पूर्ण करेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो है कंफ्यूज पार्टी है, और यह सरकार भी कंफ्यूज है। जो है कभी कुछ आंकड़े बताती है, कभी कुछ आंकड़े बताती है। इनके मुख्यमंत्री कंफ्यूज हैं, प्रधानमंत्री जी भी कंफ्यूज हैं। कभी 15 लाख रुपए देने का वादा करते हमारे पास हैं, कभी 15 लाख देने का वादा करते हैं, अधेला नहीं देते। जो है जनधन खातों में जो है पैसा नहीं पहुंचाते। जो है 70 लाख नौकरियां देने का वादा करते हैं, कितनी नौकरियां दिए हैं अभी? कभी 4 लाख कहते हैं, कभी 3 लाख कहते हैं, कभी 6 लाख कहते हैं। ये खुद कंफ्यूज है। जो है इन्होंने कुछ, कभी इन्वेस्टर समिट करते हैं, कहते हैं 2 लाख करोड़ इन्वेस्ट होगा, नौकरियां 5 लाख मिलेंगी। कितना इन्वेस्ट हुआ? जो है इन्वेस्टर समिट के माध्यम से। डिफेंस कॉरिडोर का क्या हुआ? ये तो कुछ नहीं, सब जनता के सामने इन्होंने किया क्या है। लेकिन अखिलेश यादव जी की जो काम है वो बोलते हैं। चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस किसकी जो सोच थी, किसने सोच पैदा की थी, किसने सोच पैदा की अखिलेश जी, चाहे आगरा एक्सप्रेस हो। अंजना जी, हाँ, फीता काट के हमारी जो है, हमारी भी सुनिए, कटा के शहीदों में नाम लिखाती है समाजवादी पार्टी। सवाल भी तो सुनिएगा। उंगली कटा के शहीदों में अखिलेश जी इतने विजनरी हैं तो ब्राह्मण सम्मेलन क्यों करना पड़ रहा है? मोहसिन रजा साहब बतावें कि लखनऊ में इनकी सरकार ने क्या किया है। जो हम सरकार ने जो किया है वो लखनऊ के टूरिज्म को देखने के लिए विश्व भर से लोग आते हैं। एक बिल्डिंग बनाए, आराधना जी, हाई कोर्ट किया था, हाई वो कोर्ट लखनऊ की आपको बिल्डिंग, दिखता हाई है। कोर्ट की बिल्डिंग अखिलेश जी ने सरोज बनाया। जी, अगर बोलने से जीतना होता ना, आज तो आपने बाजी मार ली। रुकिए, सबको बोलने दी। ये बोलने से ही है, हम बोल के सरकार में आएंगे। इन्हें हमें इनको बोलने दीजिए, हम काम करने वाले लोग हैं। इन्हें सिर्फ अब चीख पुकार ही करनी है, इसके सिवाय इनके पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसा है कि हमने काम किया है। हम लोग इस चर्चा को थोड़ा सार्थक में चलें। योगी जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, लग गए हैं इन्होंने शुरू में खुद ही मान लिया कि हमारी पार्टी इलेक्शन मोड में रहती है, परमानेंट। लेकिन आप लोग कहाँ हैं? प्रियंका जी का एक दौरा हुआ, कहा गया अब यहाँ से रणभेरी की शुरुआत होगी, लेकिन फिर वही
नहीं, आप क्या क्या नेशनल पॉलिटिक्स पर उनका जोर है इसलिए यूपी इग्नोर हो रहा है? सीधा सवाल है। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वो जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी नहीं है। वो इंचार्ज हैं और इंचार्ज की जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे प्रदेश को देखें। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो लगातार उन्होंने रैलीज़ की किसान आंदोलन को लेकर के, क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है? उसकी गिनती क्यों नहीं होती? खाली उनको इस अटेंडेंस लखनऊ आने पे क्यों लगती है? मुझे इस पे एतराज़ है। बहरहाल 3 दिन का उनका दौरा रहा और लगातार कोविड काल में भी लगातार जूम मीटिंग के माध्यम से वो सबसे संपर्क में रही हैं और वो पूरा संचालन कर रही हैं। मैं एक बात, आपने इसके पहले जो शुरुआत की थी मोहसिन भाई से पूछा, सबसे बड़ी बात जो उत्तर प्रदेश की जनता, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भूल सकती है, जो अव्यवस्था कोविड काल में पहली वेव में और सेकेंड वेव में उत्तर प्रदेश में रही है, अगर ज़रा भी इंसानियत किसी के दिल में होगी तो वो कभी वो दृश्य नहीं भूल सकता। आप उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, लखनऊ की मैं बात करती हूँ। मैंने और यहाँ बैठे लोगों ने लखनऊ की सड़कों पर ऑक्सीजन और दवा की कमी पर लोगों को दम तोड़ते देखा है। उन्होंने अपने परिवार के, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को अपनी गोद में दम तोड़ते देखा है। क्या आपको लगता है कि ये कोई सामान्य बात है? असामान्य चीज़ें हैं। गंगा जमुना जो हमारी सबसे पवित्र नदियां हैं, उन नदियों में हमने लाशों को तैरते देखा है। हमने गंगा के किनारे लाशों को दफनाए हुए देखा है। और सबसे दुख की बात यह है कि ठीक है, इतनी बड़ी आपदा आ सकती थी, हम तैयार हैं, हम सब के अंदर मानवता हम समझते थे, पर क्या संवेदनशीलता सरकार में इतनी समाप्त हो गई थी कि वो इस बात को भी संवेदना व्यक्त करके इस बड़े सच को स्वीकारने के बजाय सरकार उसको नकारती रही? ये संवेदनहीनता सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा धोखा जो उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों और चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों। मैं मानती हूँ इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता कभी उनको माफ करने वाली नहीं है। उमाशंकर जी, मिल के लड़ने का फिर क्यों नहीं सोचते हैं? अंजना जी, हाथ जल गए। अंजना जी, हम 2007 में अकेले लड़े थे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए थे। थोड़ा सा चूंकि जो हमारे बड़े भाई आदरणीय सरोज जी और मोहसिन भाई, चूंकि कोविड मैनेजमेंट पे जो चर्चा हो रही थी, मैं बहुत संक्षेप में, चूंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोग यहाँ पे आपस में हम लोग एक ऐसा यहाँ से संदेश दें, एक तार्किक ऐसा यहाँ से निष्कर्ष निकालें कि हमें आगे आने वाले दिनों में हमारी इस देश की जनता को, हमारे प्रदेश की जनता को इसका सामना पुनः न करना पड़े। नो डाउट परेशानी है प्रदेश में बहुत बड़ी आई थी, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में आई थी। मैं तो इतना ही कहूँगा मोहसिन भाई से कि हमें लड़ने झगड़ने से बेहतर ये होगा कि हम ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि कहीं खुदा न खास्ता अगर हमारी तीसरी वेव आ जाए तो हम इससे कैसे निपटेंगे। हमें पहली वेव आई तो ये कोई नहीं, मैं आरोप प्रत्यारोप की ये मंच नहीं है। जो पहला जो हमारे पास वेव आया था तो हम नहीं कह सकते कि कोई ऐसा सोचा होगा या इतनी हॉस्पिटल या इतनी फैसिलिटी, जब इटली जैसे लोग यही जो अभी आप कर रहे हैं ना जी, यही मायावती जी कर रही है कुछ साल जी। मैंने आपसे क्या हम लोग देख लीजिए, मैंने यही बताया, ये आप लोगों की उपज है। देखिए हम हमेशा, आराधना जी थोड़ी देर तो आप सुन लीजिए, इसलिए सरकार ने अच्छा काम किया, जितना कर सकती थी किया। इसलिए आज बोल डालिए दिल की बात। मैं उसी पे बता रहा हूँ अंजना जी, सामने रहे। अंजना जी, मैं रोज आपको भी सुनता हूँ, आप भी क्या बोलती हैं, आज मेरा सुन लीजिए आप। देखिए, क्योंकि जो चीजें जो सही है, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी जी ने अच्छा काम किया नहीं, कभी भी जो अच्छा, जैसे मान लीजिए हमारा शुरू से मांग था कि गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया जाए। बहुजन समाज पार्टी जब उत्तर प्रदेश सरकार में थी तो बहन सुश्री मायावती जी ने यहाँ से अपने हाउस से पास करा के दिल्ली सरकार को भेजा था। उस समय यही आदरणीय आराधना मिश्रा जी की सरकार थी, उन लोगों ने नहीं लागू किया। आज भारतीय जनता पार्टी उसको लागू की तो हमने उसकी सराहना की। जो गलत होता है खोल के रख दिया इन्होंने, जो सही काम होता है उसकी सराहना करते हैं। योगी जी ने अच्छा काम रह गया विकास की बात। अभी हमारे आदरणीय सरोज जी ने कहा कि हम आगरा एक्सप्रेसवे की उत्पत्ति बहन सुश्री मायावती जी ने जमुना एक्सप्रेसवे से शुरू किया था। और वो जमुना एक्सप्रेसवे जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार का एक कौड़ी नहीं लगा है। ये दोनों सरकार, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे आदरणीय अखिलेश जी की सरकार रही हो, जब इन्होंने एक्सप्रेसवे के लिए
बिट निकाला, एक अब सुनिए, अब सुन लीजिए, ये मैदान से बाहर हैं, ये भूल रहे हाँ, हैं, इतना ये भूल रहे हैं, ये उस समय थे वहां, ये मैदान से बाहर हैं, ये इनको उस समय इतना थे वहां, अब इनको इतना जल्दी नहीं भूलना चाहिए। उस समय थे वहां और उस समय कोई बीडर नहीं आया, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार के समय में प्राइवेट बीडर ने आकर के वह सड़क बिना गवर्नमेंट के पैसे का बनाया। और सुन लीजिए दूसरा, यही आज जो गंगा एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, तो गंगा एक्सप्रेसवे जो बहन सुश्री मायावती जी ने जो प्रपोज किया था, वो दिल्ली से बलिया तक था, न कि मेरठ से इलाहाबाद, वो दिल्ली से बलिया तक का गंगा एक्सप्रेसवे था। तो काम विजन इनके होना चमका चाहिए। रहे हैं आप, ये देखिए- हुनर तो बीजेपी को सबसे अच्छे से आते हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य था उत्तर प्रदेश और देश का कि 3 महान भाव लोगों की सरकारें देश में रहीं और तीनों लोग प्रश्न उठा रहे हैं कोविड में क्या हुआ, कोविड में क्या जो हुआ, बीच में कोविड में एक अटल जी की मिनट सरकार है, बहन उसको मेरी भी सुन हमारे लीजिए, खाते में डाल आप मेरी देते हैं। बहन है, सुन लीजिए, आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि आपने सबसे लंबे समय तक सरकार चलाई है और इन दोनों ने 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाए हैं। उसके बाद ये देश की जनता देख रही है आज तक, पर आज आप जब बात कर रहे हैं पंचायत में, तो ये सवाल तो उसके मन में भी बैठ रहा होगा कि 3.5 वर्षों में योगी सरकार ने इतना काम कर दिया, 7 वर्षों में मोदी सरकार ने इतना देश में काम कर दिया, 60 वर्षों में और 4-4 बार के मुख्यमंत्री लेकर बैठे और ये प्रश्न उठा रहे हैं कि आपने कोरोना में क्या किया। अरे भाई, इतने लोगों को वैक्सीनेट कर दिया, वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार कर दी, हमने 30-30 हॉस्पिटल बना दिए, हमने उत्तर इसके प्रदेश बाद में आप- 4 लाख नौकरियां दे दी, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ रोजगार सृजित कर दिए। हमने जब इन्वेस्टर समिट करी तो यहां का गुंडाराज खत्म हुआ, क्योंकि आपके मुखिया को इन्वेस्टर समिट करने के लिए अखिलेश जी को दिल्ली जाना पड़ा। लेकिन हमारे यहां आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर के और दुनिया भर के उद्योगपति यहां पर आए और 4,68,000 करोड़ के एमओयू हुए मोहसिन और साहब। उसमें अरे हमने वो 2 जमीन करोड़ मोहसिन से साहब, नौकरियां। एक ये सब छोड़िए, माइनॉरिटी अफेयर्स में बताइए कुछ शमशान कब्रिस्तान टाइप ढूंढ पाए हैं चुनाव के शमशान लिए? कब्रिस्तान में तो लूटा इन लोगों ने। अभी चुनाव के लिए कुछ सबका निकाला साथ- कि नहीं आपने? हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रहे हैं देश को लेकर, मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश को हमने एनसीईआरटी की पढ़ाई लागू की, आज हम टाई से टोपी की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं, इन्होंने सिर्फ टोपी पहनाने का काम किया और कोई काम नहीं किया है। ये जवाब देना प्रदेश की और देश की जनता को। इन्होंने अल्पसंख्यकों को ठगने का काम किया है। आज करोड़ों की तादाद में अल्पसंख्यकों को मकान मिले हैं, आज करोड़ों की तादाद में लोगों को रोजगार मिला है, आज लोगों को गैस सिलेंडर चूल्हे मिले हैं, आज उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिले हैं, बेघर लोगों को घर मिले हैं। करोड़ों क्या से बात कम तो करेंगे? बोलते ही नहीं मोहसिन नहीं, रजा नहीं, साहब। हम- सब अंजना जो भी जी- किया है करोड़ों में किया है। अंजना जी अब शालीनता तो सुनना पूर्वक पड़ेगा, हमारी कुछ भी किया हो तो सुनिए। बताएं ना। अंजना जी, इन्होंने हाँ, तो सिर्फ ये- हथियार थमा दिए, आइडियल अपराधी बना दिए, आइडियल अपराधी बन गए। हमारे मुसलमान बच्चे अपराधियों के पीछे बंदूकें लेकर चल रहे हैं, इनके लिए वोट मांग रहे हैं। इनको बस इतना चाहिए था, हम सबका साथ, सबका विकास, और उनके हाथ में कलम देकर उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी का संकल्प है, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी मदरसों का मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, कंप्यूटरीकरण कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे देश का भविष्य बनने वाले हैं। इनसे पूछिए इन्होंने क्या किया। अंजना जी, कोरोना कुप्रबंधन का इतना मामला गंभीर था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो प्रस्तावक पंडित छन्नूलाल मिश्र जी की बेटी को भी ये लोग नहीं बचा पाए। जो है राजकुमार अग्रवाल जी के बेटा को नहीं बचे तो एफआईआर के लिए जो है इधर उधर घूमते रहे, प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ एफआईआर नहीं हो पा रही थी। संतोष गंगवार जी की नौकरी उसमें गई, मंत्रालय गया, क्योंकि उन्होंने कोरोना प्रबंधन का मामला उठा दिया। जो है ये था, जो है कोरोना के काल में ये लोगों ने देखा है। जहाँ तक इनका ये कहना है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, क्या कर दिए हैं? लोक भवन माननीय अखिलेश जी ने बनवाए, आपका जो है आपका चक गजरिया में जो है आईटी सिटी अखिलेश जी ने बनवाया है, इंटरनेशनल स्टेडियम अखिलेश जी ने बनवाया है। यहाँ एक पर दो आप चीजों बता की दीजिए, बखान जो है करते हैं, उसी यहीं का रोना रोया पर यहीं करते पर हैं। हमने यहीं 4-4 पर एक्सप्रेसवे कैंसर बना दिए, इंस्टीट्यूट, हमने कैंसर विकास की गंगा हम तो बहा नहीं दी बोले, 3.5 हम वर्षों के तो अंदर। हम तो नहीं और ये बोले 10-10, आपके 20-20 पीछे में साल जो है सरकारें चलाएं। वो बोल ले। कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना अखिलेश जी ने किया। जो है यहाँ पर 4 लेन से जोड़ने का काम जिला मुख्यालयों को अखिलेश जी ने किया। लोहिया आवास 3.25 लाख का अखिलेश जी ने देने का काम किया। ये कह रहे हैं कि गैस चूल्हा
उज्ज्वला गैस जब इन्होंने बांटा था 450 रुपया का सिलेंडर, आज 900 का सारे के सारे लोगों ने रख दिया है। जो है इस हाल में देश और प्रदेश को पहुंचाने वाले आप लोग हैं। लौटाया आपने ही प्रदेश और देश को इस स्थिति में पहुंचाने का काम किया है। आपके समाजवादी समय पार्टी में, हो, बहुजन हो या देश में कांग्रेस मैं की बोल सरकार लेने रही हो। दीजिए ना। आप लोगों ने आपके देश समय को कहां लाकर डाला था? आज देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। आपके समय में आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महंगाई उत्तर पर कैसे प्रदेश में आंखें बंद आदरणीय कर लेगा कोई? महंगाई पर कैसे लोग आंख बंद कर लेगा? आप कितनी पैकेजिंग कर दीजिएगा? समय में पेट्रोल डीजल की कीमत समझ रहे हैं आप कहां पहुंची हुई है? मैं खूब समझ रहा अगर हूं। सेंचुरी मारी होती इनकी नहीं, सरकारों के बाद। आज के इनके समय पास में में दुष्प्रचार के सिवा कुछ बचा नहीं। ये दुष्प्रचार क्योंकि कैसे है? सुन सुन लीजिए, दुष्प्रचार। ये तो हकीकत आप ये है। बताइए इतने तो आप दिनों मुझे तक- कीमत बताइए सर, इतने दिनों पेट्रोल तक की डीजल की अंजना कीमत जी, बताइए आप मोहसिन मेरी रजा साहब। बात मेरी अध्यक्ष ने आज सुन इस लीजिए। मोहसिन रजा आप साहब, मेरी बात पेट्रोल सुन डीजल लीजिए। की कीमत बताइए सर। ये दलितों पिछड़ों के हक पर डाका पेट्रोल डाल डीजल रहे की हैं। कीमत अब ये बताइए देखिए सर। तुष्टीकरण की बात करने अब लगे। देखिए नहीं, कहाँ ले दलितों गए। पिछड़ों के हक पर डाका डाल रहे हैं आप। जो है। साथ सबका विकास आप करें। 69,000 भर्तियां हुई, 69,000 अभी टीचरों की भर्तियां हुई, एक एक और एक एक पिछड़े समाज को 4% सिर्फ आरक्षण मिला, 23% वाली नहीं है। लोग जो है सड़क पर उतरे हुए हैं। अभी बांदा विश्वविद्यालय में जो भर्ती हुई, कौन लोग गए? पिछड़े क्यों नहीं हमने भरे जो गए वहां भर्तियां पर? की हैं, आपके नौकरियां कौन लोग बिकती वहां थी। पर भरे गए? आप लोग ये भी तो नौकरियां है। बेचते थे, इसको हम भी तो ट्रांसपेरेंसी देखिए से आप। नौकरी देते हैं। आपके शौचालय हम काम नहीं कर रहे हैं है। पूरे उत्तर हम प्रदेश में। पारदर्शी सरकार चलाते हैं, सिर्फ आप पारिवारिक सरकार चलाते घोड़ा दौड़ाने का काम कर रहे हैं, कागजी घोड़ा दौड़ाने का आराधना काम जी। कर रहे हैं, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इन तीनों 15 पार्टियों लाख के रुपया पास देने एक का एक काम बड़ा नहीं किए। चेहरा है। धमकारियां सच तो देने है। का नहीं सरोज काम जी। किए। सच बड़ा कड़वा होता है। मैं अंजना जी सरोज सच जी। जो है वो बहुत कड़वा होता है। सारा हल्ला बोल के सच यही सुनने बदला की निकालिए। आदत सिर्फ डालिए। एक बात पूछना चाहूंगा। 2015 में जेटली जी ने कहा था कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, और जो 2011 में जातिगत जनगणना हुई थी उसको जो है पब्लिश करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जो जनगणना संभावित है, अब वो जनगणना आप लोग होने इस- वाली है, उसमें अब जातिगत जाल जनगणना भट्टा करा आपका प्रदेश और करके देश की जिसकी जनता जितनी देख चुकी संख्या है। भारी ये उसकी भाषण उतनी का मंच हिस्सेदारी नहीं है। सुनिश्चित करने का यहाँ काम जनता करेंगे। को पूरी ये बात बताते तो हैं, बताइए। अगर ये दलितों भाषण पिछड़ों के देने का हक मंच में नहीं है। यहाँ पर अपनी बातें बताइए। अब आपके छलावे में मैं आने बता वाली रहा नहीं है, आपके भ्रष्टाचार और गुंडाराज में आने वाली नहीं जाति है। से प्रदेश बाहर की- निकलिए ही मत। आराधना जी, तीनों पार्टियों के पास एक एक बड़ा चेहरा है। क्या प्रियंका जी को सीएम कैंडिडेट के तौर पर आपकी पार्टी प्रोजेक्ट करेगी अगर जान फूकने की बात सोच रही है कांग्रेस? तो देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो हमेशा से परंपरा रही है, हमारे यहाँ जब कभी चेहरा चुनाव के पहले प्रोजेक्ट नहीं किया जाता, और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक अभी आपने महंगाई की बात की, हमारे भाई ने उस पर काफ़ी अपनी बात कही। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, शायद मोहसिन जी ने अभी वो आपका कार्यक्रम नहीं देखा होगा। इसी मंच पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि कहीं भी महंगाई नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ, ये भी तो कह रहे हैं कि सब छलावा है, पर दिक्कत तो ये कि जनता को आपको बताना है भाई कि सेंचुरी के आगे पहुंच चुकी है पेट्रोल की जनता कीमत। को बताने की जरूरत है। जब ये हमारे नौजवान भाई पेट्रोल डलाने मोटरसाइकिल में जाते होंगे और 100 रुपए के ऊपर जेब से निकाल करके देते होंगे, तो उनको बताने की जरूरत नहीं। अब ये नहीं बताएंगे, अब जनता इनको बताएगी। जब सब्जी खरीदने महिलाएं जाती हैं घर की रसोई को तैयार करने के लिए, और जब वो उनके आंख से आंसू निकलते हैं, वो अब ये नहीं बताएंगे। उज्ज्वला योजना की बात करते हैं। यही तो कहा था, मुझे याद है प्रधानमंत्री जी ने, कि ये योजना महिलाओं के जो चूल्हा फूंकने से जो धुएं से आंसू निकलता है उसको पोंछने के लिए उज्ज्वला योजना लाई है। मैं पूछना चाहती हूँ, मैं भी एक महिला हूँ, 900 रुपए में जब गैस आती है तो वो जो आंसू महिला के निकल रहे हैं उसको प्रधानमंत्री जी पोंछेंगे कि नहीं पोंछेंगे? मैं ये सवाल पूछना जवाब दीजिए मोहसिन साहब। देखिए, पहली चीज तो बहुत अच्छा सवाल हमारी बहन ने किया, और मैं चाहूंगा तमाम और बहनें भी करोड़ों इस चैनल को देख रही होंगी। कांग्रेस की तरफ से ये सवाल आया, हमारी बहन ने ये सवाल उठाया, तो क्यों नहीं पूछ सकती मैं कांग्रेस? नहीं पूछे, अच्छी बात है। हाँ। अच्छी बात है, मैं जवाब भी दे रहा हूं और एक सवाल भी दे रहा हूं कि जिनकी मानसिकता कभी ये नहीं बनी कि हम अपनी बहनों को, अपने बुजुर्गों को सड़क पर शौच करने से रोक सकें, एक इज्जत घर ना दे सके, वो देश को क्या दे सकते हैं? 60-70 वर्षों तक जिसने देश के लोगों को सड़क पर बैठाला है शौच करने के लिए, वो हमसे विकास की बात पर क्या बात करेंगे? जिनकी मानसिकता ही नहीं रही हो, उन्होंने पूरे हमारी बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को मजबूर किया
खेतों में शौच करने के लिए, सड़कों पर शौच करने के लिए हमारी बहनें किस तरह से बेचारी शिकार हुई अपराध का। इन्होंने इतनी सोच तो रखी मतलब नहीं अपराध कि एक समाप्त शौचालय दे देते, इंद्रजीत एक जी, शौचालय देने की सोच नहीं थी कांग्रेस की। उन्नाव, आज किस मुंह से कांग्रेस बात करना चाहती है? शाहजहांपुर की घटना कांग्रेस में को कोई इंद्रजीत अधिकार, ये भी वो भी शौच ये जो करने सहयोगी की दल हैं ये भी उसमें शरीक नहीं, हैं। समझिए इन्होंने सवाल को नहीं समझिए, किया। मुद्दे ये पर छोटी आइए बात पहले नहीं है। इंद्रजीत जी। सिर्फ अंजना बोलने जी, से ये नहीं बहुत होगा, छोटी बात नहीं आपको है। मोदी और योगी से मुकाबला करना है। बढ़ती कीमत को छलावा बोल के निकल लेते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? बढ़ती कीमत को छलावा बोल के निकल लेते हैं और जो समर्थन में खड़े हैं वो खड़े रह जाते हैं। ये आपको इस तिलिस्म को तोड़ना है। क्या रामबाण है आपके पास? देखिए हमारी, अब तो प्रभु राम भी कह रहे हैं कि मंदिर हम ही बनवा रहे हैं चाहे कोर्ट का फैसला आया हो। देखिए केवल गुमराह करने वाली पार्टी है, जनता को गुमराह जनता करके गुमराह हो रही है। जनता सरकार को गुमराह करके सरकार में है, जनता जान चुकी है। ये हर मुद्दे पर हो चुके हैं, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं और इनके साधु सन्यासी भी जो है शाहजहांपुर में जेल में चले गए, जो है बलात्कार हुआ, इनके विधायक ये तो जेल कह में रहे हैं चले यूपी गए। नंबर 1 है। ये तो इसी में यूपी नंबर नहीं कह रहे, ये विश्व होगा, भी जो कह रहा है, है देश बलात्कार भी में कह रहा नंबर है 1 कि होगा, योगी नंबर 1 है। हाँ, अब महंगाई में प्रदेश और देश कह रहा है कि योगी नंबर 1 है उत्तर प्रदेश में। ऐसा अब मुखिया हमने हमें भी तो देखा बोलने नहीं दीजिए। जो घर घर राव जाकर जी- लोगों की चिंता अब करता राव हो। जी को नहीं बोलूंगी, पूरा देखिए, हल्ला बोल का बदला यही हम निकालेंगे आज। समाजवादी पार्टी के लोग अपने काम के आधार पर उत्तर प्रदेश में जाएंगे और जनता को समझाकर वोट मांगेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। इनकी नाकामियां जब देखिए, अखिलेश जी ये कहते हैं कि कांग्रेस और बीएसपी तय करे कि उन्हें मुझसे लड़ना है या बीजेपी से, क्या वो हिंट कर रहे हैं सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर? क्या सोच रहे हैं? क्योंकि अगर आपको ये बीजेपी के लेफ्ट और राइट हैंड हैं। ये लड़ने वाले नहीं हैं, लड़ रहे हैं अखिलेश जी। समाजवादी पार्टी लड़ रही है और समाजवादी पार्टी 350 सीट से ऊपर जीतकर सरकार बनाएगी। ये मंच पर मैं आपको कह रहा हूं। एक बात ये तो- जिस तरह अंजना जी इनके 350, इनके नहीं, 350, आपके क्या? अंजना जी, इन्हें कह दीजिए लखनऊ से निकलें। जितने भी शौचालय बनाए हैं उन शौचालयों का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में? उसमें आप लोग लकड़ी तो चाहते कंडा हैं लोग रखे, सड़क पर बैठे रहे, गरीब शौचालय लोग में जाए लकड़ी ना। कंडा रखे आपकी हैं। तो मंशा वो यही है कि शौचालय लोग का शौचालय उपयोग में नहीं ना हो रहा है, जाएं, अंजना जी। सड़क पर बैठ इन्हें जाएं। देहात में जाके देखना चाहिए कहाँ गैस चूल्हा जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं, शौचालय उपयोग में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और छुट्टा जानवर से किसान कितना परेशान है, वो रात दिन में जो है अपने हमने खेतों छुट्टा की रखवाली जानवर करने का भी में तुला है, जो इंतजाम कर दिया है, है वो अपनी छुट्टा फसल अपराधियों का भी बचाने। इंतजाम कर कोरोना दिया है। काल में, चिंता मत कोरोना करिए, काल में, हमने छुट्टा अपराधियों को भी कोरोना जेल में काल डाल में, दिया है। कोरोना और काल जानवरों को भी में, जेल में डाल दिया है। कोरोना काल में अगर किसान ना होता तो इस देश में भूखमरी आ जाती। किसानों ने ही संभाला है और किसानों को ये इन्होंने सौगात दिया है कि 9 महीने से वो दिल्ली के चारों तरफ डेरा डाले पड़े हैं, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी और हो उल्टा, और और चाहे उल्टा सर्दी मोहसिन हो। साहब, हाँ, आप ही का सवाल। 550 किसान जो है जी। मर चुके हैं और उनको जो है ठीक है। दिल्ली जाने से और कीले और बिछाने का बीजेपी काम यूपी इस ये सरकार ने ट्वीट किया। करती है कार्टून के जरिए कि यहां मत आओ, आपको योगी जी ऐसे बाल पकड़ के खींच देंगे बाहर। देखिए क्या मजाक है? अभी इन्होंने एक किसान प्रश्न है देश। उठाया और हमारी बहन ने भी किसानों के मुद्दे पर एक बात उठाई थी। तो आपको याद होगा 2017 में इनकी किसानों ने कांग्रेस की खटिया ही उठा दी थी। आपको अच्छी तरह से पता होगा, इन्होंने एक खाट सम्मेलन कांग्रेसियों ने चिंता मत किसान करिए, के साथ अबकी किया बार था। भी किसान कांग्रेसियों ने इनकी खटिया ही खटिया उठा भारतीय दी। जनता पार्टी आज की। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वो आच्छादित हो रहे हैं, सारी योजनाएं हम ला रहे हैं। हम तो इनसे कहेंगे जो वाड्रा जी ने उनकी जमीनें ले ली हैं वापस करें, ताकि और लोग भी आगे बढ़कर वो प्रेरणा लेंगे टिकैत कांग्रेस साहब के आ रहे हैं। लोग और उनकी जमीनें वापस करेंगे। टिकैत साहब आए हुए हैं, आज भी कहा उन्होंने, आ गया लखनऊ। देखिए हम लोग किसानों के हित में सरकार चलाते हैं। गांव गरीब किसान नौजवान महिला सम्मान, इसको लेकर हम सरकार चलाते हैं। इसीलिए सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र पर देश आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कोविड आगे बढ़ रहा है। किसान हर मुद्दे पर बीएसपी बहुत पीछे छूटी हुई दिख रही है। सिंह साहब, आपको भी एहसास होगा। ये अंजना जी, मैं तो कहूंगा कि थोड़ा सा किसी आई स्पेशलिस्ट से उस चश्मे को जरूर बनवाइए आप लोग, कौन सी तस्वीर? जिससे कि आपको बीएसपी के बारे में ये जो सोच है अभी कि तो आप योगी जी की बड़ाई कर रहे थे सर, अब मैं- सबने सुना है। नहीं, मैंने आपको बताया जैसे कि हमारे आदरणीय सरोज जी ने कहा कि ये बीजेपी की लेफ्ट और राइट हैंड है ये दोनों जी। तो इनको ये जानना चाहिए, जिस समय बहन सुश्री मायावती जी हम मुख्यमंत्री थी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से मुख्यमंत्री थी, उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कुछ पार्टी के सामने शर्त रखी
केंद्रीय चुनाव के लिए, लोकसभा के चुनाव के लिए। बहन जी ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए समझौता की हूं, और बहन जी कहें कि मुझे कुर्सी पर नहीं रहना है, वैसा आपको इस धरती पे कोई नहीं मिलेगा। तुरंत जाकर उन्होंने रिजाइन दिया। अगर वह रिजाइन नहीं देती तो लगातार वो तो मानने को तैयार थे हमेशा के लिए, लेकिन उन्होंने तुरंत रिजाइन दिया, कहें कि अपने नीतियों से हम समझौता नहीं कर सकते हैं। तो वो बहुजन समाज पार्टी है। इनके कहने से, चूंकि अब ये जरूर है कि आज अब दूसरे जगह है तो दूसरी बात बोलेंगे, कल तीसरे जगह रहेंगे तीसरी बात बोलेंगे। रह गई हमारी आराधना जी की, आराधना जी की, जो आराधना जी ने कहा कि नहीं ये लोग मिले हुए लोग हैं। मैं तो ये मानता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी जब लोकसभा के चुनाव में आई थी पहले, सबसे पहले उसका नारा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो जो देश के हमारे दामाद बने बैठे हैं उनका घर जेल में होगा। मैं तो देख रहा हूं 7 साल बीत गया, मैं तो कहूंगा कि समझौता इनका हुआ है। आज तक वो जेल में नहीं गए, आज तक एक FIR नहीं हुआ। किसका समझौता? हमारा समझौता है कि कांग्रेस का समझौता है? देखिए ये राजनाथ जी बोल दे, फिर लास्ट में जवाब दीजिएगा। मैं एक बात कहना चाहती हूँ पूरी जिम्मेदारी से कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आज़ादी के आंदोलन में देश के लिए लड़ाई करी, आज़ादी के लिए लड़ाई करी, और उस वक्त भी RSS जैसी संगठन ने हमेशा अंग्रेज़ों के साथ काम किया, उनके साथ हाथ मिला किया। इससे मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात आज आपके मंच से कहना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस विचारधारा के साथ लड़ाई की है कि भारतीय जो हमारा देश है, हम इस देश को बनाने के लिए लड़े हैं और लड़ते रहेंगे, अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। एक सेकेंड अंजना जी। दूसरी बात, जहां हमारे समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ, मैं इनका बहुत सम्मान करती हूं, जहां इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली है, मैं इस पे एक टिप्पणी करना चाहती हूं। मैं करना नहीं चाहती थी, पर पार्लियामेंट में बहुत वरिष्ठ नेतृत्व ने मोदी जी की भी तारीफ की थी, मैं याद दिलाना चाहती हूँ। तो इस बात पे कतई पूरी जिम्मेदारी से मैं कहूंगी, संरक्षक बन चुके हैं। थोड़ा सा मुलायम जी पर थोड़ा सा तो मुलायम होना पड़ेगा। कांग्रेस हमेशा लड़ी है इन ताकतों के खिलाफ, और लड़ी। मैं ये कहना ट्रेन चलती है चाहता तो हूं, रुकते नहीं। आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी। कांग्रेस ने दलितों और पिछड़ों के लिए इस देश में कुछ भी नहीं किया। मैं आपको एक मिनट नहीं, आप लोग मंच पे साबित कर रहे हैं कि कैसे पावरफुल होंगे, आपस में ही भिड़ रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत बाबा साहब अम्बेडकर जी ने प्रावधान किया था कि पिछड़ों की माली हालात को आंकने के लिए एक आयोग का गठन होगा। आयोग का गठन 1953 में हुआ काका कालेलकर के नाम से। उन्होंने 55 में अपनी रिपोर्ट सौंप दिया जी तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को। उन्होंने उस आयोग की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सुन लीजिए, 78 में जनता पार्टी की सरकार ने मंडल कमीशन आयोग का गठन किया। 80 में इंदिरा जी को सौंपा, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। कांग्रेस ने दलितों और पिछड़ों के लिए नहीं किया। गैर कांग्रेसी सरकार, गैर भाजपाई सरकार जब विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में आई तो 1990 में पिछड़ों को 27% आरक्षण देने का काम किया। दलितों और कांग्रेस ने उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी है, तो केवल कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। एक ही आदमी मुस्कुरा रहा है, इसका जीता जाता उदाहरण। अब एक रजा साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। 27% आरक्षण जब मिला था तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग आग लगाकर जल रहे थे, मर रहे थे, कह रहे थे पिछड़ों को आरक्षण। आज ये पिछड़ों कम से कम आज प्रदेश और देश की जनता ने देखा कि ये लोग किस लिए लड़ रहे हैं। ये सिर्फ निजी स्वार्थों के लिए, परिवार के लिए लड़ने वाले लोग हैं। हम देश के लिए और देश की जनता के लिए लड़ने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ मंच पर आने से जोड़ने का। परिवारवाद बता दें क्या? इनका परिवारवाद बता दें। इन्होंने सबको समेट लिया है। परिवारवाद बता दें। बीजेपी वॉशिंग मशीन है, जो आता है धुल जाता है। बहुत धन्यवाद की बात कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का।